12 वर्षों का सेलिब्रेशन नहीं होता है कभी भी। 12 साल के बाद में महंगाई की मार आसमान पे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, नीट का पेपर लीक हो चुका है, युवाओं को, बेरोजगारों को कॉकरोच कहा जा रहा है और उस पे बीजेपी का सेलिब्रेशन। बीजेपी में तो गुटबाजी शुरू से ही है और अगर गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री डेमोक्रेटिक ढंग से बनते। बीजेपी के फॉलोअर हैं 8 मिलियन और कांग्रेस के फॉलोअर हैं 13 मिलियन। एकदम से युवा कोई आंदोलन करे और उसके फॉलोअर पहुंच जाए 20 मिलियन पे। आदर्श नगर के विधायक रफीक खान उनके साथ आज बैठे हैं। कई विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला चर्चा हमारा राज्यसभा की सीटों पर रहेगा। किस तरह से फ़ोटो खींचना, सोशल मीडिया पे वायरल करना, अंदरूनी लड़ाइयाँ, उन्हीं सब के साथ हम बात करेंगे। नामांकन का प्रक्रिया आपने देखा था कि जिस तरह से फ़ोटो वायरल हुआ, लट्ठुए बटे बीजेपी में, ये किस तरह से आप इस फ़ोटो को देख रहे हैं? यानी कि कांग्रेस का नज़रिया क्या है इस फ़ोटो के? क्योंकि हमेशा से आरोप लगाते रहते हैं कि गुटबाजी हमेशा से देखा जा रहा है, तो बीजेपी में किस तरह से गुटबाजी देखी जा रही है? देखिए, बीजेपी में तो गुटबाजी शुरू से ही है और अगर गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री डेमोक्रेटिक ढंग से बनते। लेकिन गुटबाजी अलग अलग समय पे उभरती रही है। जैसे अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो ये तय माना जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ साहब को राज्यसभा सांसद बनाएंगे। अब राजेंद्र राठौड़ जी को तो बनाया नहीं और अलका गुजर और सतीश पूनिया जी को बनाया। तो मैं समझता हूँ कि और फिर उनकी, सतीश पूनिया जी की और अलका गुजर की फोटो खींचना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में, तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और चर्चा का केंद्र मीडिया में या कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी चर्चा है इस बात की, बीजेपी के नेताओं में भी, कि ये क्या एंगल सेट हो रहा है, आने वाले समय में क्या मैसेज जा रहा है और क्या संकेत है कि राजस्थान के जो सरकार बीजेपी की बनी हुई है उसका आने वाले दिनों का संकेत क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के साथ फोटो खींचना 2 नए राज्यसभा सांसदों का, ये अपने आप में एक सवाल है। और अलका जी का तो पहले नाम था नहीं कहीं, फिर एकदम से नाम आना, फिर दोनों का पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिलना और फिर उनके साथ फोटो वायरल होना, तो ये मैं समझता हूँ राजनीति, संकेतों की राजनीति भी होती है और ये कुछ न कुछ संकेत जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ देखा गया कि आज बीजेपी यानी कि मोदी राज यानी 12 वर्ष मना रहे हैं, क्योंकि महंगाई चरम पे है और राजस्थान को कह रहे हैं कि जल सेतु मिला है, हमने विकास दर काफ़ी किया है, विकास सारे कर रहे हैं। तो आप इन 12 वर्षों के रूपरेखा में क्या देख रहे हैं? 12 वर्षों की रूपरेखा, राजस्थान में जब कोई बहुत बुरा संकेत आता है, तो आप राजस्थान से तो बाहर गालते हैं यहाँ पर, तो वैसे संकेत आ रहे हैं 12 वर्षों का। और सेलिब्रेशन नहीं होता है कभी भी। यहाँ राजस्थान के अंदर एक परिपाटी सी रही है और जब भी कोई बुरे संकेत होते हैं और या बुरी बात देखने को मिलती है तो गांव में ये होता है कि फला गांव में बाहर गाल रहे हैं। तो ऐसे से संकेत मिल रहे हैं, इनको बोलो सूंड तो अच्छे मनाते, कम से कम सूंड तो कोई अच्छा लेके आते। लेकिन 12 साल के बाद में महंगाई की मार आसमान पे है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, नीट का पेपर लीक हो चुका है और युवाओं को, बेरोजगारों को कॉकरोच कहा जा रहा है और उस पे बीजेपी का सेलिब्रेशन, तो अपने आप में एक क्लियर मैसेज है कि जनता त्राही त्राही कर रही है और बीजेपी, जैसे वो एक पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो ये नीरो की बंसी है, हिंदुस्तान जल रहा है और ये बंसी बजाने में मस्त हो रहे हैं। मगर अभी आपने कांग्रेस जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मगर बीजेपी के नेताओं का आरोप लगाना है कांग्रेस जनता पार्टी ये बी टीम है, यानी कि गठबंधन के जो नेता है इसमें शामिल हुए हैं।
क्या इसको किस रूप में देखें, क्योंकि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं? जब बीजेपी के फॉलोअर हैं 8 मिलियन और कांग्रेस के फॉलोअर हैं 13 मिलियन, और जब एकदम से युवा कोई आंदोलन करे और उसके फॉलोअर पहुंच जाए 20 मिलियन पे, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर है। ये आम जनता में, युवाओं में एंग्जाइटी है, आम लोगों में, आम युवाओं में, बेरोजगारों में एक उत्तेजना है, एक अपने भविष्य को लेकर चिंता है। जैसे आपने देखा अभी पिछले कुछ सालों में युवाओं ने नेपाल में आंदोलन कर दिया, बांग्लादेश में आंदोलन हो गए। 1 साल पहले सरकार चुन के बनती है और फिर आंदोलन होता है और सरकार बिखर जाती है। 1 साल पहले मैंडेट मिलता है और फिर बिखर जाती है। तो यहाँ तो मैंडेट मिली हुई सरकार भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मामला अभी जो युवाओं का मन जिस तरीके से आया हुआ है और वो जैसे सड़कों पे है, जैसी मैं रीलें देख रहा हूँ डेली, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है, लोगों में आक्रोश है और ये उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य क्या होगा। 2 दिन पहले जिस तरह से आपने जयपुर में विकास को लेकर बातचीत कर रहे हैं, मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, 2 चीज़ तो तोड़ा जा रहा है। इंटरनेट बंद करने से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं कि यह विकास की गाथा में इंटरनेट बंद कर देना, मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, आप किस रूप में देख रहे हैं? सरकार की हठधर्मिता, जबरदस्ती लिया हुआ डिसीजन और न्याय के लिए जगह नहीं देना, न्याय के लिए समय नहीं देना। ये जो मस्जिद प्रकरण हुआ और जिसमें कह रहे हैं कि मंदिर भी थी रास्ते में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब धार्मिक स्थान बीच में थे तो आपको कोई और वे आउट निकालना चाहिए था। फिर आपने एनक्रोचमेंट बता दिया। जिन लोगों की जड़ खरीद जमीन अपने आने पाई मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से जो जमीन खरीदी गई, उस जमीन को आपने एनक्रोचमेंट बता दिया। 81 में जमीन खरीदी गई, 88 में हाउसिंग बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गई, 94 में जेडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर दिया, पेरीफेरी शुल्क जमा कर लिया, और फिर आप 2011 में मास्टर प्लान ला रहे हो। तो मास्टर प्लान कमरे में बैठ के नहीं बनते हैं, मास्टर प्लान धरातल पे बनते हैं। आपने धरातल में फिगर आउट नहीं किया कि सड़क कहाँ से जाएगी और कहाँ से निकलेगी। उस वक्त 94 में जब जेडीए में 10,000 रुपये जमा हो रहे हैं, 9,971 रुपये, तब जेडीए की स्कीम में 100-150 रुपये मीटर प्लॉट मिलते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार की जाती है। सरकार ने संवेदनशील निर्णय नहीं किया और संवेदनशील निर्णय नहीं लिया, लेकिन लोगों को न्याय का दरवाजा खटखटाने का भी मौका नहीं दिया। आपने फ्राइडे रात को 9 बजे नोटिस देते हो और आप मंडे डिसमेंटलिंग की कार्रवाई शुरू कर देते हो। ये इससे बड़ा खतरनाक डिसीजन कोई सरकार कर नहीं सकती। बहुत जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कल एक अवैध पटाखा बनाने फैक्ट्री में कुछ लोगों की मौत हो गई, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कमियां रह गई कि क्योंकि ऐसे अवैध फैक्ट्रियां बनती हैं, लोगों की मौत होती है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किस रूप में आप देख रहे हैं? अवैध फैक्ट्री खोनागुरियान में थी और उसके अंदर जो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक गन चलती है और जो इस तरह के इक्विपमेंट चलते हैं, उसकी फैक्ट्री बताते हैं। पूरी बात तो अब मैं जाऊंगा जब मेरे को पता लगेगी। मैं कल हॉस्पिटल भी गया, उन जो एक बच्चा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी उसमें एक्सपायर हो गया, उनके घर भी गया। तो बिना किसी सुरक्षा यंत्र के, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के, थाने से 200 मीटर दूर, ऐसे समय में जब आप आंदोलन कर रहे हो कि हम बांग्लादेशियों का सर्वे कराएंगे और बांग्लादेशियों को हटाएंगे और पूरा घर घर आपने सर्वे कर लिया, फिर उसके बाद में आपने एसआईआर के नाम पे सर्वे कर लिया, अब जातिगत जनगणना के नाम पे सर्वे कर रहे हो और आपको एक मकान में चलती हुई फैक्ट्री नहीं नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन के साथ मिलीभगत का खेल था। थानों ने मिलकर के सौदा किया और ये जबरन फैक्ट्री थाने की मिलीभगत से चली और उसका अंजाम ये हुआ कि 7 युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी
और इससे भी बड़ी बात क्या है कि हम मस्जिद के लिए गए, विधानसभा क्षेत्र किसका था, मंदिर भी थे वहाँ, मस्जिद भी थे और लोगों के घर भी टूटे। क्या विधायक को वहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या बीजेपी विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्या उनको चिंता नहीं थी? हर बात को जाति धर्म से जोड़ना जरूरी है। और अगर जाति धर्म की बात करते हैं तो क्लियर एग्जाम्पल है, उस दरगाह की सेवा शुश्रूषा करने वाला आदमी मीणा समुदाय का है। तो कहाँ जाति धर्म है? गंगा जमनी तहजीब है। अगर मस्जिद टूट रही थी तो भी आना था, मंदिर टूट रही थी तो भी आना था। क्या बीजेपी के विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती थी? और यही इसके लिए कहना चाह रहा हूँ, ये जो फैक्ट्री में जिसमें आग लगी और जो हादसा हुआ, जिस तरह के विस्फोट हुए, क्या वहाँ वो बगरू विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ आए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार से मुआवजे की मांग करे? तो बीजेपी खाली डिवीजन की राजनीति करना चाहती है, जाति धर्म के आधार पे वोट बांट के वोट लेना चाहती है। आम आदमी के साथ बीजेपी आना नहीं चाहती। ये मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पे राज करने वालों का राज हिंदुस्तान की धरती पे राजा महाराजाओं को भी नहीं रहा। जिन लोगों ने जनता का मन जीता, उन्हीं लोगों ने लंबे समय तक राज किया, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे वो लोकतंत्र का नेता हो। वही लोग राज कर पाए लंबे समय तक, वही पार्टी लंबे समय तक राज कर पाई जिन्होंने जनता का दिल जीता। ये जनता का दिल जीतने का काम नहीं कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और डरा करके, डर और भय, खौफ पैदा करके राज करना चाहते हैं। ये राज ज़्यादा चलने वाला नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, आप हमेशा देख रहे हैं कि आज 2 दशक पुराने में जाएं कि जो राजनेता थे उनकी जो बयानों की संयम थी, उनकी जो वाणी थी, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहा है। अगर देखा जाए कई ऐसे नेता हैं जो उनके बयान हैं ज़्यादा वायरल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे को अंदाज़ा नहीं आप किसका बयान कोट करना चाह रहे हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाषा में संयम होना चाहिए, वाणी पे लगाम होना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हो वो बात आपको एक्सप्रेस अपने अच्छे शब्दों में एक्सप्रेस ज़रूर करनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर आप विधानसभा के अंदर घुसते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि यहाँ गलत बोलना, मिथ्या बोलना और न बोलना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब गलत बयानी भी आपको नहीं करनी है और आपको चुप भी नहीं रहना है, आपको जनता के लिए आवाज़ भी उठानी है। तभी आप अपने जो दायित्व आपको दिया गया उसकी आप पूर्ति कर पाते हो, आप निभा पाते हो। आप अगर जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। बयानों की वही बात कर रहे हैं, अभी बयान के हम कह रहे हैं कि पहले के राजनेता जो होते थे उनकी जो बयान पे संयम होते, आज के राजनेता की बात के जो संयम नहीं है। अगर बात किया जाए एक अधिकारी और एक नेता, अगर बात करें गौतम धन की बात करें, जब वो किसी मीटिंग में बैठते हैं जो बयानों को उनका संयम जो टूट जाता है, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करें जो संयम टूट जाते बात करते हुए, उन्हीं सब के आधार पर मैं बात पूछा हूँ। इसी के साथ साथ अभी देखा कुछ दिन पहले अशोक गहलोत भी वापस से बयान दिए, तो उन्हीं सब बयानों को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति दशक बाद बदलती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीतता है राजनीति में भी परिवर्तन आते हैं। और रही बात लीडरशिप के बयानों की, तो हर आदमी को अपनी बात एक्सप्रेस करने का अधिकार है और लीडर जो कुछ बोलता है, चाहे वो आप किसी की भी बात करो, तो वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेकर के कोई नेता बोलता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आज के समय में जिस तरह की राजनीति है, हमें ज़रूर, हम सबको ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बात, जिस काम के लिए जनता ने हमको चुना है, वो बात हम अच्छे और प्रभावी ढंग से एक्सप्रेस करें। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। छोटी बड़ी खबरों पे जो थी चर्चा की है, यानी अपने जो बात है विस्तार से इन्होंने रखा, चाहे वो पटाखे फैक्ट्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सीटों की बात हो, सारी बातों पे चर्चा हुआ और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। केबीपी टाइम, जयपुर।